मेरा नाम वंश है। मैं एक मामूली से गांव में रहने वाला लड़का हूँ। मेरे माता पिता ने बचपन से ही मुझे बहुत प्यार किया क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था। मैं मुंबई जैसे शहर में जॉब करता था। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया लिखाया। मेरे माता पिता का कहना था कि मैं अपने बेटे को गांव के लोगों जैसा अनपढ़ नहीं बनाना चाहता। मेरे पिता गांव में ही खेती बाड़ी किया करते थे। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं मुंबई में ही शिफ्ट हो गया था और वहाँ पर मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। मुंबई में मेरी बहुत अच्छी कमाई थी और मैंने अपने माता पिता को अपनी कमाई से दुनिया की हर खुशी दी थी। मैं उनको अपने साथ मुंबई नहीं बुला सकता था क्योंकि उनको मुंबई बुलाने की मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। इसलिए मैं गांव में ही उनके लिए हर महीने ढेर ढेर सारे पैसे भेजा करता था, जिससे वह अपना खर्च चला रहे थे। उनको गांव में किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं थी। गांव में सब लोग मेरी बहुत तारीफ किया करते थे क्योंकि एक मैं ही था जिसने शहर जाने के बाद अपने माता पिता को मालामाल कर दिया था। मैं हर महीने में 3-4 दिन के लिए गांव आ जाया करता था। गांव के लोग मेरी बहुत इज्जत किया करते थे और मुझे बहुत सम्मान दिया करते थे। मैं थोड़े बहुत पैसे गांव के गरीबों में भी बांट दिया करता था। एक दिन मैं छुट्टी लेकर गांव अपने घर गया था तो मेरे माता पिता ने मेरे सामने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि एक न एक दिन मेरी शादी होनी थी। मेरी माँ मेरे पास आकर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, बेटे हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। मैं माँ की बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने कहा, हाँ आप मेरे लिए पहले लड़की तो देखना शुरू करो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मैं सोचता था कि जब भी मेरे घर में मेरी शादी के बारे में बात होगी तो मैं अपने माता पिता को शहर बुला लूँगा और कहूँगा कि मुंबई में ही मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी कर दो। लेकिन माँ ने तो मुझे ऐसी बात बताई जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया था। मेरे माता पिता ने तो मेरी शादी गांव की ही एक गंवार लड़की के साथ तय कर दी थी। माँ ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पहले ही देखी हुई है। तुम्हें याद है तुम्हारे पिता के एक दोस्त थे, उनकी बेटी राधा। राधा के बारे में सुनकर मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि मैं राधा से शादी नहीं कर सकता था। मैंने राधा को देखा हुआ था। राधा बहुत ज़्यादा काली और बदसूरत दिखती थी। माँ ने बताया कि जब तुम्हारे पिताजी के दोस्त आखिरी सांस ले रहे थे तब उन्हें अपनी बेटी पर बहुत तरस आ रहा था क्योंकि इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तब तुम्हारे पिताजी ने अपने दोस्त से वादा किया और कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे की पत्नी बनाकर अपने घर में रखूँगा। तुम इस बात की फिक्र मत करो। ये सुनकर पिताजी के दोस्त की आखिरी सांस भी निकल गई थी। इसलिए अब हम चाहते हैं कि राधा जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए, जिससे तुम्हारे पिताजी का किया हुआ अपने दोस्त से वादा भी पूरा हो जाए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था कि आखिर ये मेरे पिताजी ने क्या कर दिया। मैं तो शहर की लड़की से शादी करना चाहता था क्योंकि मुझे मुंबई में रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे वहाँ की गोरी गोरी और स्मार्ट लड़कियाँ बहुत पसंद आई थीं। गांव में तो ज़्यादातर गंवार और काली सी ही लड़कियाँ होती थीं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। मैं पढ़ा लिखा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था तो अपने जैसी ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़की डिजर्व करता था। लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी सारी चाहतों पर पानी फेर दिया था। मैं अपने माता पिता का बहुत कहना मानता था और उनका बहुत आज्ञाकारी बेटा था। इसलिए मैंने इस शादी के लिए जैसे तैसे हाँ कर दी। लेकिन मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी कर दी गई क्योंकि मुझे जल्द से जल्द मुंबई जाना था। मेरी शादी को हुए अभी 20 दिन हो गए थे। ये 20 दिन नहीं, मुझे 1 साल जैसे लग रहे थे। मुझे अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। मुझे एक एक लम्हा घुटन दे रहा था और इस तकलीफ से निकलने के लिए जल्द से जल्द मुझे शहर वापस जाना था। शादी को जैसे ही 20 दिन पूरे हुए, 21वें दिन मैंने अपनी जाने की तैयारी शुरू कर ली थी और मैं सवेरे ही शहर जाने के लिए उठ गया था क्योंकि अब मेरे पिताजी का अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी से मेरी शादी करने का वादा अब पूरा हो चुका था। राधा मुझसे उम्र में 6 साल बड़ी थी। उसको देख देख कर मुझे गुस्सा आता रहता था क्योंकि मैं उस जैसी बदसूरत लड़की को डिजर्व नहीं करता। मैंने अपने किसी दोस्त को भी शादी में नहीं बुलाया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। इसलिए मेरी बदसूरत पत्नी को देखकर मेरे दोस्त मेरी खूब इंसल्ट करते। मैं जब गुस्से में अपने घर से निकलने लगा तो राधा मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी कि इतनी जल्दी वापस मत जाओ।
अभी हमारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं, मैं आपके साथ कुछ और टाइम गुजारना चाहती हूँ। मेरी पत्नी मुझे एक आँख नहीं भाती थी, मुझे उसका बोलना भी बहुत बुरा लगता था। मेरा मन चाहता था कि मैं उसको इस घर से निकाल दूँ, लेकिन मैं उसको अपने घर से निकाल भी नहीं सकता था। मेरा मन चाहता था कि वह मेरी आँखों से कहीं चली जाए, जिससे कि मुझे उसका चेहरा नहीं देखना पड़े। ये तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वह मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आ चुकी थी, तो वह ये घर छोड़कर नहीं जा सकती थी। लेकिन मैं तो उसको छोड़कर शहर जा सकता था, क्योंकि मैं तो शहर में ही काम करता था। मैंने अपने माता पिता के कहने पर ये जहर का कड़वा घूंट पी लिया था, मगर मैंने अपनी नई नवेली पत्नी राधा से कोई समझौता नहीं किया था, ना ही मेरी उससे ज़्यादा बात होती थी। वो तो मुझसे बात करने की बहुत कोशिश किया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इन 20 दिनों में मेरी उससे नफ़रत और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और उससे साफ साफ कह दिया था कि इतनी जल्दी वापस शहर जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं था। मैं तुम्हारी शक्ल और ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ, तुम्हारी ये काली सी शक्ल मुझे डराती है, मैंने उसे मनहूस कह दिया था। मेरी ये बात सुनकर एकदम से वह मुरझा गई थी। फिर आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैंने उससे कहा, क्या 20 दिन में तुम्हें मेरे साथ रहने की आदत हो गई है? तो वो रोते हुए कहने लगी, आप मेरे पति हैं और मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। मैं उसकी इस पागलपन वाली बात पर खूब हंसने लगा और कहने लगा, भला 20 दिन में भी किसी को किसी से प्यार हो जाता है? तुम इस बारे में कभी भी मत सोचना कि तुम कभी मेरा प्यार पा सकोगी। मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है। मुझे उसकी इन बातों से बड़ी हंसी आ रही थी कि काली कलूटी लड़की मुझ जैसे स्मार्ट और हैंडसम लड़के के साथ रहने के सपने देख रही है और मेरा प्यार पाने की हसरत कर रही है। खैर, इसमें राधा की भी गलती नहीं थी, लेकिन अब मैं और राधा को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। माँ और पिताजी को जब पता चला कि मैं शहर वापस जा रहा हूँ, तो वह दोनों मेरे पास आ गए और मुझे समझा रहे थे कि अभी तुम्हारी शादी को हुए ही कितने दिन हैं और तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो। मैं अपने पिताजी की बातें सुन रहा था, क्योंकि मैं उनका बहुत ही आज्ञाकारी बेटा था। मेरे पिताजी मेरी बहुत तारीफ किया करते थे कि मैं उनकी सारी बातें मानता हूँ, और मैं भी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे पिताजी का दिल दुखे। मैंने अपने पिताजी से काम का बहाना बना लिया और कहा कि आप मुझे शहर जाने की परमिशन दे दीजिए। अगर मैं शहर जल्दी नहीं गया तो वहाँ पर मेरे काम में रुकावट आ सकती है। मैं ज़्यादा दिन वहाँ पर नहीं रुक सकता। मेरे पिताजी ने मुझे जाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी कह दिया था कि कुछ दिनों के बाद बहू को भी अपने साथ मुंबई लेकर चले जाना। यह भी शहर का माहौल देख लेगी तो खुश हो जाएगी। मेरे पिताजी को अपने मेहनती बेटे पर बहुत गर्व होने लगा था, लेकिन मैं कभी भी किसी हाल में राधा को अपने साथ मुंबई नहीं लेकर जाना चाहता था। फिलहाल मुझे तो घर से निकलकर अपनी जान छुड़ानी थी। मैं जब घर से निकला तो राधा छत पर कपड़े डालने गई थी। मैं उसे बिना बताए ही घर से निकल आया था। घर से निकलते ही मैंने गहरी सांस भरी। हकीकत तो ये थी कि गांव के माहौल में मेरा दम घुटता था। मुझे तो शहर की चमक दमक अच्छी लगती थी। मैं चाहता तो मैं अपने गांव में भी कोई खुद का बिजनेस कर सकता था, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुझे गांव में रहकर गांव में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और मैंने जैसे तैसे करके शहर में काम कर लिया था और वहीं पर शिफ्ट हो गया था। गांव तो बस नाम के लिए कभी आता जाता रहता था, क्योंकि वहां आकर मुझे अपने माता पिता की भी देखभाल करनी होती थी। मेरा कोई और भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनकी बड़ी फिक्र लगी रहती थी, और मैं उनको अपने साथ मुंबई भी नहीं ले जा सकता था। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी महंगी कार के साथ बॉडीगार्ड आ पहुंचे थे, क्योंकि मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती रहती थी। अगर मेरे पिताजी को ये पता चल जाता कि उनका लाडला और एक लौता बेटा क्या काम करता है, बेचारे ये सुनते ही भगवान को प्यारे हो जाते। मेरे पिता एक सीधे साधे और ईमानदार इंसान थे, जिन्होंने कभी भी चालाकी नहीं की थी, बल्कि वह तो चालाकी जानते ही नहीं थे। और इसी तरह की मेरी माँ थी, बहुत सीधी और संस्कारी औरत। और जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, तो उसकी तो मुझे कोई परवाह नहीं थी। पुराने ख्याल वाली हर चमक दमक से दूर पत्नी मुझे चाहिए भी नहीं थी। यहाँ शहर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियों से मेरी फ्रेंडशिप थी, तभी तो राधा गांव की काली और अनपढ़ लड़की मुझे एक आँख नहीं भा रही थी। शहर में मेरा एक नाम था और एक अलग ही पहचान बन गई थी।
बड़े बड़े ठेके वाले भी मेरे आगे पानी भरते थे और मेरे इलाके की तरफ कोई स्मगलर तो क्या पुलिस भी आंख उठाकर नहीं देखती थी। हाँ, मैं एक जाना माना और बहुत बड़ा गुंडा था। यहाँ आने के बाद राधा को बुलाकर मैं अपने कामों में बिजी हो चुका था। मैं अपने नए नए तरीकों से काम करता रहता था। मुंबई में मेरा एक बहुत बड़ा फ्लैट था जिसमें मैं रहता था। एक दिन मैं भेस बदलकर कॉलेज के बाहर खड़ा होकर अपना शिकार ढूंढ रहा था, क्योंकि मेरा काम था कॉलेज के कम उम्र के लड़के और लड़कियों को मैं अपने काम में फंसा लिया करता था। इस उम्र में हर एक की चाहत होती है कि वह पैसा कमाए और अपने माता पिता का सहारा बने। मैं लड़के लड़कियों को ड्रग्स की आदत लगाता था ताकि वह मुझसे ड्रग्स खरीद कर और लोगों को ड्रग्स बेचें। ड्रग्स खरीदने और बेचने के मैं उनको पैसे दिया करता था। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को अपना शिकार बनाया हुआ था। कोई भी मुझे पहचान नहीं पाता था, क्योंकि मैं हर बार अपना हुलिया चेंज कर लिया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी मैं नए कॉलेज के आगे खड़ा हुआ था। यहाँ से कॉलेज के लड़का लड़कियों की छुट्टी हो रही थी। मैंने देखा कि एक लड़की रिक्शा में बैठने के लिए रिक्शे वाले से बहस कर रही थी। मैं जब उसके करीब गया तो उसको देखता ही रह गया। वह लड़की गरीब लग रही थी। उस लड़की का हुलिया उसकी गरीबी की दास्तान चीख चीख कर सुना रहा था। वो रिक्शा वाले से कहीं जाने की जिद कर रही थी और उससे पैसे कम कर रही थी। मैंने रिक्शा वाले को उसके पैसे खुद दे दिए और कहा कि आप जा सकती हो, आपके पैसे मैं रिक्शा वाले को दे चुका हूँ। मेरा नया शिकार मिल चुका था। मुझे मालूम था कि ऐसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियाँ गरीबी से जान छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जब मैंने उसकी मदद की तो वह मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़कियों से बात करने के लिए उनकी मदद करते हो ताकि वह तुम्हारी मदद करने पर इम्प्रेस हो जाएं और तुम्हें उनसे बात करने का बहाना मिल जाए। बस लड़कियों की हेल्प कर दी और उनसे बातचीत करना शुरू कर दो। ये तरीका पुराना हो चुका है। हमारी ये सारी बातें रिक्शा वाला भी खड़ा हुआ सुन रहा था। वह कहने लगी, मैं तुम जैसे लड़कों के साथ हाथ कंडे अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि ये लड़की मेरे लिए बहुत ही काम की साबित होगी। मेरे सामने एकदम मेरी डरपोक सी पत्नी का चेहरा घूमने लगा था। रिक्शे वाले को पैसे देने के बाद भी उसने मेरी मदद का सहारा नहीं लिया और वह दूसरे रिक्शा में जाकर बैठ गई थी, जबकि मैं पहले ही रिक्शा वाले को पैसे दे चुका था। अगर वह चाहती तो मेरी मदद का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने मेरी कोई मदद नहीं ली। मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद आई थी। अब मैं उस दिन के बाद हर रोज़ कॉलेज के बाहर खड़ा हो जाता था। जिस कॉलेज में वह पढ़ती थी वह रोज़ रिक्शा करके अपने घर को जाती थी और मैं भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करता था। उस लड़की से बात करने का कोई ना कोई बहाना करता रहता था। मैंने अपने खास लोगों को उसकी जासूसी पर लगा रखा था। अगले ही दिन मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। वो लड़की बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका घर बहुत छोटा था। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वह अपने दादा के साथ ही उस घर में रहा करती थी, जबकि उसके दादा की उम्र भी बहुत हो गई थी और वह बीमार रहने लगे। तो उस लड़की का नाम काजल था और वह बीएससी की स्टूडेंट थी। फिर मैं कुछ दिन अपने काम में ज़्यादा ही बिजी हो गया और कॉलेज काफ़ी दिनों से नहीं जा पाया था। मुझे कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था और मैं अपनी इस हालत से बेखबर था। एक दिन मैं उसके कॉलेज गया और उसकी सहेली से कह दिया था कि काजल के पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। पहले तो काजल की सहेली नहीं मान रही थी, लेकिन उसकी अकड़ तो मेरे साथ खड़े बड़ी बड़ी मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही ख़त्म हो गई थी। फिर उस लड़की ने मुझसे मेरा नंबर लिया। नंबर देने के बाद मैं वहां से वापस आ गया था, लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल में बार बार काजल को देखने का ख्याल जाग रहा था। अगले कुछ दिन मेरे बहुत ही बिजी निकले थे और इस बीच में काजल को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता था। और फिर एक दिन अचानक काजल की फ्रेंड की कॉल आ गई। उसने बताया कि 2 दिन बाद काजल की शादी हो रही है। ये बात सुनते ही मेरा दिल टूट गया था। वह अपनी फ्रेंड को शादी में इनवाइट करने गई थी। तभी उसकी फ्रेंड ने फ़ौरन ही मुझे कॉल करके बता दिया। मुझे उसकी शादी का अफसोस भी था और बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैं काजल से प्यार करने लगा हूं। मेरे दिल में उसके लिए अजीब सी फीलिंग जाग उठी थी। मुझे अपनी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी और फिर मैंने बैठकर सोचा कि क्या करना चाहिए। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और काजल की बारात आने से ठीक पहले मैंने अपने एक भरोसे के आदमी को उसके घर भेजकर काजल को उसके घर से उठा लिया था और काजल को अपने फ्लैट के कमरे में बंद कर दिया था और अपने आदमी से कह दिया था कि इस लड़की को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसकी इज्जत की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी और मैं काजल पर आँच भी नहीं आने देना चाहता था। मेरा दिल काजल को देखने के लिए तड़प रहा था। 3 दिन और 3 रात अपने घर पर काजल को सुरक्षित रखकर उसको उसके घर पहुंचा दिया था। उसको
ये खबर नहीं होने दी थी कि उसका किडनैप किसने करवाया है। वो जिस तरह से मेरे घर आई थी उसी तरह से वापस उसको उसके घर भेज दिया गया था। वह इस सब से अनजान थी कि उसके साथ ये सब किसने किया है। काजल के मंगेतर ने उसे रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे आगे ये करना था कि काजल के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। मैं हर काम बड़ी प्लानिंग के साथ कर रहा था। ये तो वैसे भी मेरी पुरानी आदत थी और तभी तो आज तक मुझे पुलिस ने कभी अरेस्ट नहीं किया था। पुलिस को मुझ पर शक तो रहता था मगर वह मेरे खिलाफ कभी सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं रही थी। एक दिन मैं काजल के घर के पास जाकर खड़ा हो गया था। मैं बड़ी चालाकी से काजल के दादा से बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मैंने अक्सर देखा था कि वह शाम के टाइम घर से बाहर हवा खाने के लिए निकलते थे और वह हाथ में छड़ी लेकर चला करते थे। वो बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनको आंखों से भी ज़्यादा ठीक नहीं दिखता था। मैंने उनसे बातचीत शुरू की और उसके बाद मैं उनको बाहर सड़क तक लेकर टहलाने के लिए चला जाता था। उनसे बातचीत करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जब मेरी काजल के दादा से साथ अच्छी जान पहचान हो गई और वह रोज़ जब भी घर से बाहर निकलते तो मैं उनकी मदद किया करता। वह मुझे बेटा बेटा कहकर पुकारने लगे थे और मेरी तरफ से बड़ा खुश रहते थे। कहते थे आजकल कोई भी जवान किसी बूढ़े इंसान की मदद नहीं करता। तुम रोज़ मेरा हाथ पकड़कर मेरी टहलने में मदद करते हो। इसका मतलब वह मुझसे अच्छे खासे इम्प्रेस हो गए थे। एक दिन मैं काजल के दादा को टहलाने के लिए पार्क तक ले गया था। वहाँ जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगा था और वहाँ पर हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी। उन्होंने मुझे बातों ही बातों में बताया था कि उनकी पोती काजल, जिसको वो काफ़ी सालों से पाल रहे हैं, उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ अपनी पोती की शादी तय कर दी थी, लेकिन न जाने किस तरह से काजल गायब हो गई और जब 3 दिन के बाद काजल वापस आई तो उसे कुछ याद नहीं था। उन्होंने बताया कि मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किस तरह से अपनी पोती का और अपना खर्च उठा सकता हूँ। मैं तो कमाई भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरी पोती का मंगेतर ही घर को सारे खर्च किया करता था। घर का चूल्हा उस लड़के की वजह से ही चलता था। अब तो हमारी भूखे रहने की नौबत आ गई है। उस लड़के ने मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया है। मुझे काजल के दादा की बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। अब मैं उनको और भी ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता था। मैंने काजल के घर पर राशन डलवा दिया। काजल के दादा बहुत मना कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने उसके घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद कर दी। मैंने उनसे कहा कि मैं भी आपके पोते जैसा ही हूँ। मैंने उनकी मदद इसलिए भी की थी कि मुझे काजल के घर जाकर उसके करीब जाने की कोशिश करनी थी। मैं काजल के घर पर खूब पैसा लुटा रहा था। काजल मुझे अपने घर में देखकर पहचान गई थी कि मैं वही लड़का हूँ जिसने एक दिन रिक्शे वाले को पैसे दे दिए थे। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने काजल के को दिए थे। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने काजल के घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। कभी उसके बूढ़े दादा को डॉक्टर के पास ले जाता तो कभी उसके घर ज़रूरी सामान देने चला जाता था। मेरी इसी मेहरबानियों की वजह से काजल मुझसे इम्प्रेस हो गई थी और उसने पहले मुझे जो भी गलत समझा था उस बात पर उसने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी। मैंने कहा कि इंसान को कभी कभी गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उसके घर जाता तो वह मेरे लिए खुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर लेकर आती थी। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो गई थी। कभी कभी हम दोनों बाहर घूमने भी चले जाया करते थे। कभी कभी रेस्टोरेंट में मैं उसे खाना भी खिला दिया करता था और साथ में मूवी भी देखते थे और खूब सारी शॉपिंग भी कराता था और महंगी महंगी ड्रेस और उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी दिलाता था। मैंने काजल को इम्प्रेस करने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी, लेकिन मेरी मेहनत रंग लेकर आ गई थी। काजल भी धीरे धीरे मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन आज तक काजल को मेरी सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। काजल को खुश रखने के से मेरे दिल को भी बहुत सुकून मिलता था। काजल की खूबसूरती का मैं दीवाना हो चुका था। मैंने उसको जितने भी महंगे कपड़े और ज्वेलरी खरीद कर दिए थे, उनको पहनने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा निखर आती थी। अब मेरे प्यार में पागल होने लगी थी। मैं भी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुका था और वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था जब मैंने काजल के दादा से उसका रिश्ता मांगा था। और काजल के दादा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुशी से पागल हो गए थे। काजल ने भी हाँ कर दी थी, मगर न जाने कहाँ से उसको मेरी पहली शादी के बारे में पता चल गया था, जबकि मैंने आज तक मुंबई आने के बाद किसी को भी ये बात नहीं बताई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरी शादी राधा के साथ गाँव में हो चुकी है। काजल को जब से इस बात के बारे में पता चला था वो रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैंने उसे हर तरह से भरोसा दिलाया था
कि मेरी पत्नी राधा हमारे रास्ते पर कभी कांटा नहीं बनेगी। मैं तो अपनी पत्नी को देखना भी पसंद नहीं करता था और वह सीधी सादी लड़की है, वह गांव में ही रहेगी और हम शहर में रहेंगे। मगर काजल किसी भी तरह नहीं मानी और फिर काजल ने मेरे आगे शर्त रखी कि मैं जब तक राधा को तलाक नहीं दूंगा वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं राधा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैंने उसको छोड़ दिया तो मेरे माता पिता मर जाएंगे। तो फिर काजल ने मुझसे कहा, तुम कुछ ऐसा करो जिससे खुद तुम्हारी पत्नी तंग आकर तुम्हारा घर छोड़कर चली जाए। मुझे उसकी ये बात पसंद आई। मजबूरन मुझे शहर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ गया था। माँ, पिताजी और राधा मेरे घर आने पर बहुत खुश हो गए थे, लेकिन मेरा बिहेवियर राधा के साथ में बहुत ही गुस्से वाला रहता था। बात बात पर मैं उसकी इंसल्ट करता, उसे ताने देता रहता था, मगर वह मेरी किसी भी बात का पलटकर जवाब नहीं देती थी, बस खामोशी से आंसू बहाती रहती थी। उसकी बदसूरत सी शक्ल मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। मैं अपने दिल में यही सोचता था कि कहाँ काजल जैसी गोरी और खूबसूरत लड़की और कहाँ ये बदसूरत राधा। मैं राधा को उसके काले रंग की वजह से काफ़ी सारी बातें सुना दिया करता था। उससे कहता था कि तुम्हारी शक्ल से ने मेरी किस्मत को भी काला कर दिया है। मैं उसको पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर देता था और उससे पूछता था, बताओ तुम्हारा और मेरा कहाँ पर मेल मिलता है? तुम काली अंधेरी रात हो और मैं उजेला सवेरा। राधा बहुत ज़्यादा रोती थी और मुझे बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखती थी। कभी कभी उसके आंसू मेरे दिल पर असर कर जाते थे, मगर मैं अपने दिल का क्या करता। मैं तो काजल के प्यार में पड़ चुका था। मैंने राधा के साथ बहुत ही बुरा बिहेवियर करना शुरू कर दिया और अब तो नौबत मारपीट पर भी आ गई थी। मैंने राधा पर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था। मेरी इतनी बेदर्दी के बाद भी वह मुझसे एक शब्द भी नहीं कहती थी। वो बहुत ही सख्त पड़ गई थी। मैं जितना उससे दूर भागता वह उतना ही मेरे करीब आने की कोशिश करने लगी थी। मेरी ज़िंदगी में अगर काजल नहीं होती तो शायद अब तक मैं राधा की अच्छाइयों का दीवाना बन चुका होता, मगर अब मैं उससे जान छुड़वाना चाहता था तो उसकी यह हरकतें मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाने लगी थी। मैं जल्द से जल्द काजल के पास जाना चाहता था। उसका खूबसूरत प्यारा सा चेहरा मेरी आंखों में घूमता रहता था। गांव आए हुए मुझे 1 महीना हो चुका था और इससे मेरे बिजनेस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था। मैं काजल के साथ मोबाइल पर बराबर कांटेक्ट में रहता था। मैं उसे समझाता था कि थोड़ा सब्र कर लो और सारे हालात उसको बताता रहता था। ये भी बताया करता था कि राधा किसी भी तरह मुझसे रिश्ता ख़त्म नहीं करेगी। वो मेरी मार पिटाई, डांट, बुरी बुरी बातें सबको बर्दाश्त करती रहती हैं। और फिर काजल ने मुझे एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। काजल ने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी को जहर दे दो। एक पल के लिए मेरा दिल ये बात सुनकर डर गया था, मगर इसके सिवा मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैंने काजल से कहा, ठीक है, ये खुशखबरी मैं तुम्हें जल्द ही सुनाने वाला हूँ। और ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रात को जब मैं सो रहा था और रात बीच बीच में जब अचानक से मेरी नींद खुली तो राधा बेड पर नहीं थी। मैंने नज़र उठाकर राधा को घर में ढूंढा, मगर वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर मैं छत पर गया तो वह छत पर बैठी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस टाइम मैंने उससे बड़े ही प्यार से बात की थी और पूछा, क्या हुआ राधा, तुम यहाँ पर बैठी हुई क्यों रो रही हो? मेरे पूछने पर उसने अपने आंसू साफ किया, मगर उसके होठों पर मेरे लिए कोई शिकवा नहीं था। मैंने कहा, राधा, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मुझे पता है। तुम मेरी वजह से ही रोती रहती हो। मैंने राधा को अपनी बातों में लेने की कोशिश की और मेरी इस मोहब्बत पर वह तड़प कर रह गई थी और कहने लगी, बुरी तो मैं हूँ, मैंने आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी ज़िंदगी को नर्क बना दिया है। आप जैसे हैंडसम और स्मार्ट लड़के को मुझ जैसी बदसूरत पत्नी मिली है। मैं आपको डिज़र्व नहीं करती। आप कहाँ बुरे हो, बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें मुझे एहसास दिला रही थी कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ। मगर वे कहते हैं ना कि जिसकी सूरत काली होती है उसका दिल बहुत साफ़ होता है। राधा भी बहुत साफ दिल की लड़की थी। मैंने राधा के आंसू अपने हाथ से पोंछे और कहा, सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है? गर्मी बहुत हो रही है, तुम कुछ पीना पसंद करोगी? राधा ने साफ इनकार कर दिया कि उसे कुछ नहीं पीना है। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं पीना? जब मैं अपने हाथ से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा तो तुम नहीं पियोगी क्या? तो वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे कहा, चलो तो कल सुबह मैं तुम्हें अपने हाथ से ऑरेंज जूस बनाकर पिलाऊंगा। एक पल को मेरा दिल तो चाहा कि समय यहीं पर ठहर जाए और मुझे इस मासूम लड़की की जान न लेनी पड़े, मगर फिर मेरी नज़रों के सामने काजल का चेहरा आ गया था। मैं काजल के बिना नहीं रह सकता था और काजल को पाने के लिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही था। कुछ देर हम दोनों छत पर इसी तरह से बैठे हुए बातें करते रहे। उसके बाद मैंने राधा से कहा, चलो हम दोनों नीचे चलते हैं और अब सोने की कोशिश करो।
फिर सुबह हो जाएगी तो तुम्हें घर के काम भी देखने होते हैं। मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखने के बाद राधा बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह मैंने राधा के उठने से पहले ही उसके लिए ऑरेंज जूस बना लिया था। जहर तो मैंने अपने पास पहले ही लाकर रख लिया था और ऑरेंज जूस के अंदर जहर मिला लिया। जैसे ही मैं ट्रे में ऑरेंज जूस का गिलास लेकर कमरे में गया तो मुझे राधा की मासूम शक्ल देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। मैं पसीने से भीग चुका था और मेरा शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। मैंने राधा को जगाया और उससे कहा, देखा, मैंने तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस बनाया है। जब राधा ने मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखा तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। राधा के हाथ में मैंने जब ऑरेंज जूस का गिलास दिया तो मेरे हाथ कँपा रहे थे। मैंने उससे झूठी मोहब्बत जताई और कहा कि ये पी लो। उसने मेरे सामने ही जूस का गिलास पी लिया तो मुझे विश्वास हो गया कि इतना जहरीला जूस पीने से ये मर जाएगी। तो मैं भी वहाँ से उठ गया। मेरा सामान तो पहले से ही पैक था। मैंने राधा को बाय बोला और खुशी खुशी शहर के सफ़र के लिए निकल पड़ा। उस दिन राधा मेरा इतना अच्छा बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने वह कब से इस खुशी के लिए तरस रही होगी। मैं बहुत रिलैक्स था कि मेरी खुशियों के बीच जो सबसे बड़ा कांटा था अब वह निकल जाएगा। मगर न जाने क्यों जैसे जैसे मैं शहर की तरफ बढ़ रहा था मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मैंने काजल को कॉल करके अपने आने के बारे में तो बताया था, लेकिन मैंने उसको रात का वक्त दिया कि मैं रात के समय पहुंचूंगा। लेकिन मैं तो दोपहर में ही पहुंच गया था क्योंकि मैं उसको घर पहुंचकर सरप्राइज़ देना चाहता था। दरवाजे की चाबी मेरे पास ही मौजूद थी क्योंकि मैंने काजल और उसके दादा को अपने फ्लैट में ही रहने के लिए रख दिया था। मैंने अपने फ्लैट पर पहुंचकर जैसे ही चुपके से दरवाज़ा खोला तो मैं घर के अंदर चला गया। लेकिन लेकिन ये क्या, मुझे बड़ा ही अजीब सा एहसास हुआ था। तभी मैंने काजल को देखा। वह कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी और ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की साड़ी उसके गोरे शरीर पर बहुत जच रही थी। वह मुझे एकदम से देखकर चौंक गई और उसके चेहरे पर एक डर सा दिखाई दिया। फिर वह मुझे कहने लगी, आप बैठे, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है। थोड़ी देर बाद काजल किचन से बाहर आई और काजल के हाथ में एक ट्रे थी। मुझे कहने लगी, आज हमारे रास्ते का कांटा हट चुका है। आज तो बहुत ही खुशी का दिन है और इसी खुशी में मैंने अपने हाथ से खीर बनाई है। लेकिन मैं उसकी खुशी देखकर सोच में पड़ गया था। जब से मैंने उसे फ़ोन किया था कि मैंने ऑरेंज जूस में जहर मिलाकर राधा को दे दिया है, तभी से इन तैयारियों में लगी हुई थी और खुशियाँ मना रही थी। उसने कहा, मेरी तरफ से तो मुँह मीठा करो। मुझे खीर की प्याली देखकर अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर काजल के बार बार कहने पर मैंने थोड़ी सी खीर खा ली थी। वो मुस्कुराती हुई कमरे में चली गई। जब उसे काफ़ी देर हो गई और वह कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं उसे देखने के लिए कमरे की तरफ चला गया था और मैंने दरवाजे के लिए कमरे की तरफ चला गया था और मैंने दरवाजे के अंदर झांककर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। कमरे के अंदर से किसी लड़के के बोलने की आवाज़ आ रही थी। काजल उस लड़के के पास बैठी हुई कह रही थी, रोहन, आप चिंता मत करो, मैंने वंश को पक्का इंतजाम कर दिया है। खीर के प्याले में जहर मिलाकर उसको खिला दिया है और अब तक तो जहर ने अपना असर भी कर दिया होगा और मैंने आज अपना पुराना बदला भी ले लिया है। वो गुंडा क्या समझता है अपने आप को कि मुझे खबर नहीं होगी कि मेरा मुजरिम कौन था, मुझे किसने मेरी शादी की रात किडनैप किया था। मेरा मुजरिम वंश ही है। मेरी फ्रेंड ने मुझे वंश के बारे में सारी सच्चाई बता दी थी कि मेरी शादी की रात उसने ही मुझे किडनैप करवाया था और उसने ही मेरी फ्रेंड से मेरी सारी इन्फॉर्मेशन ली थी। वह तो भगवान की कृपा है जो रोहन आपने मेरा साथ दिया और मुझ पर विश्वास किया। मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ और हमेशा ही करती रहूँगी। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सारी बातें सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं दबे पाँव वहाँ से निकल आया था और तभी अचानक मेरे घर से मेरे पिताजी का फ़ोन आ गया। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा, तुम्हारी पत्नी की आखिरी सांसें चल रही हैं और वह तुम्हें बुला रही है। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। जहर तो मुझे भी दिया गया था, लेकिन मैंने खीर बिल्कुल थोड़ी सी ही खाई थी। मेरी हालत अभी इतनी ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे अपनी हालत की इतनी परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से जैसे तैसे गांव पहुंचा। मैं जैसे ही घर गया तो मैंने देखा कि राधा के चेहरे पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरा शरीर काँप उठा था और फिर अचानक ही वह मेरे पैर पकड़कर कहने लगी, आप मुझे माफ़ कर दो। मैं घबरा गया और पूछा, क्या हुआ राधा? उसने रो रो कर मुझे बताया कि मैं आपकी अलमारी की तलाशी ली थी। मुझे आपके गलत कामों के बारे में सारे सबूत मिल चुके हैं। मैं उसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया था।
सुनकर हैरान रह गए थे। मेरे हाथ पैर काँपने लगे थे। ज़हर मुझ पे अपना काम करना शुरू कर रहा था, लेकिन मैं फिर भी खड़ा हुआ उसकी बातें सुन रहा था। वह कह रही थी, मैं सोच रही थी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं। मैं इसी सच में डूबी हुई थी कि मैं आपको भगवान के कहर से बचाना चाहती थी, इसलिए मैं आपको इस गलत काम के दलदल से निकालना चाहती हूँ और बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि आपको पुलिस के हवाले कर दूँ। मैंने आज ही आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच सकती है और आपको अरेस्ट कर सकती है। राधा की कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इतना कहते ही राधा एकदम ज़मीन पर गिर पड़ी थी और बेहोश हो गई थी। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। जल्दी से उसे डॉक्टर के पास लेकर चला गया। राधा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके लिए डॉक्टर ने 24 घंटे खतरनाक बताए थे। मैं रो रो कर भगवान के सामने राधा की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं भी बेहोश होकर गिर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो अपने पास डॉक्टर को खड़ा हुआ देखा और सबसे पहले मैंने राधा के बारे में पूछा था। उसके बाद राधा के बारे में जो डॉक्टर ने मुझे बताया, उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी राधा इस दुनिया से जा चुकी हैं। मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा घिन महसूस हो रही थी। आखिरकार मैंने उस मासूम से उसकी ज़िंदगी छीन ही ली थी। बेचारी राधा इस दुनिया से जा चुकी थी, जिसे ये भी नहीं पता था कि उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति है। अस्पताल में पुलिस भी आ गई थी और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मैं राधा की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी था और चुपचाप मैं पुलिस के हवाले हो गया था। मैंने अपने माता पिता को भी अपने सारे कारनामे बता दिए थे और ये भी बता दिया था कि मैं अपनी पत्नी का मुजरिम हूँ। मैं अपनी पत्नी को जूस में जहर मिलाकर मारा है। मेरे माता पिता बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। एक तो उनको अपनी बहू के मरने का गम था और दूसरी तरफ उनको ये खबर सुनने को मिली कि उनका बेटा ही इतना बड़ा अपराधी है, तो और भी ज़्यादा वह दोनों टूटकर रह गए थे। मैंने अपनी गलती की वजह से कई जिंदगियों को तबाह कर दिया था। आज मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था और मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। मैंने पुलिस वालों से आखिरी बार कहा कि मुझे मेरी पत्नी को देखना है। जब मैं आखिरी बार अपनी पत्नी को देखा तो उसकी लाश के सामने रो रो कर माफ़ी मांगी ताकि राधा ना सही उसकी आत्मा ही मुझे माफ़ कर दे। मैंने राधा के साथ बहुत गलत किया। उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी, तब भी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुझे 14 साल की सज़ा हुई थी। 14 साल की जेल के बाद मुझे रिहाई मिली और जब अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर मैं वापस अपने घर जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे माता पिता मुझे एक्सेप्ट करने से इनकार तो नहीं कर देंगे। लेकिन जैसे ही मैं अपने घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे घर पर ताला लगा हुआ था। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने खुदकुशी कर ली थी। मैं और भी ज़्यादा बिखर गया था। अपने माता पिता की मौत का सदमा नहीं झेल पा रहा था। गांव वालों ने बताया कि तुम इतने अच्छे आदमी थे, तुम्हारे पिता तुम्हारी बहुत तारीफ किया करते थे, लेकिन तुमने अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का रह रहकर एहसास हो रहा था। आज मेरे सारे रिश्ते मुझे छोड़कर जा चुके थे और मैं अकेला रह गया था। मैंने गलत काम करने तो छोड़ ही दिए थे और अब मैं गांव में खेतीबाड़ी करता हूँ। भगवान ने मुझे मेरे किए की सज़ा दे दी। जैसा मैंने किया था वैसे ही आज मैं भुगत रहा हूँ। मैं राधा से अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन भगवान ने मेरे सारे रिश्ते ही मुझसे दूर कर दिए क्योंकि मैं रिश्तों को समझ नहीं पाया था। इसलिए आज मेरे साथ कोई नहीं है। अब मैं गांव में अकेला ही रहता हूँ और ये अकेला घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। जितनी चमक धमक मुझे पसंद थी, आज मेरे हिस्से में सिर्फ अंधेरा ही आया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि काश मैं भी अपने माता पिता और अपनी पत्नी के पास जल्द ही चला जाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।